आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ जीके का जो चैप्टर है छत्तीसगढ़ में कृषि उद्यानिकी पशुपालन और मत्स्य पालन इसमें मैंने बागवानी फसल, उसके बाद पशुधन विकास और मत्स्य संसाधन के बारे में बता दिया था। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है ना, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद राज्य में जो फसलों के प्रमुख किस्में हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि जलवायु प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि जलवायु प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये याद रखिएगा कि 3 भागों में बांटा गया है। किसको? छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि जलवायु प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। अब वो भाग क्या क्या हैं, उनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, वो हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो पहला जो है उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, पहला जो है उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र या नॉर्दर्न हिली रीजन, नॉर्दर्न हिली रीजन, ठीक ना। ये उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि जलवायु प्रदेश का पहला पार्ट है, ठीक है। अब इसका जो मुख्यालय है, इसका सबसे पहले आप याद रखिए कि अब मुख्यालय कहाँ है। तो नॉर्दर्न मतलब क्या होता है? उत्तरी भाग। तो उत्तरी भाग में आपके सरगुजा, कोरिया, जसपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, ठीक है, कोरबा, ये सब आते हैं, ये सब जिले आते हैं। तो इसका मुख्यालय जो है वो अंबिकापुर है, ठीक है, अंबिकापुर इसका मुख्यालय है। और लगभग कितना प्रतिशत एरिया इसके अंतर्गत आता है? तो वो है 20.86% एरिया इसके अंतर्गत आता है, ठीक ना। और यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? औसत वार्षिक वर्षा 124.15 124.15 सेंटीमीटर आप याद रखिएगा, या mm में कन्वर्ट करूँ तो 1241.5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ की उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र जो है, यहाँ पे जो प्रमुख फसलें हैं कौन कौन सी है? प्रमुख फसल यहाँ पे मुख्यतः बागवानी में क्या आ गया आपका? फल, फूल, सब्जी, सुगंधित फसलें, औषधि, ठीक है, ये सब बागवानी के अंतर्गत आते हैं। और कौन से क्षेत्र में इस जलवायु प्रदेश का विस्तार है? तो सरगुजा संभाग में है। उत्तरी एरिया मतलब आपका सरगुजा संभाग। इतना चीज़ आपको फर्स्ट उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र या नॉर्दर्न हिली रीजन के बारे में याद रखना है। दूसरा जो जलवायु प्रदेश है वो छत्तीसगढ़ का मैदान है या छत्तीसगढ़ की समतल भूमि बोल सकते हैं, या प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़, प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका जो मुख्यालय है, छत्तीसगढ़ का मैदान का जो मुख्यालय मतलब छत्तीसगढ़ का जो बीच वाला भाग है वो छत्तीसगढ़ का मैदान कहलाता है। तो इसका मुख्यालय जो है वो रायपुर है। कितना परसेंट एरिया में फैला हुआ है? 50% एरिया, ठीक है। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा जो है, औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 122.51 सेंटीमीटर या 1225.1 mm। अब यहाँ की जो प्रमुख फसल हैं, प्रमुख फसल में क्या क्या आता है? धान यहाँ की प्रमुख फसल है। और कौन कौन से जिलों में यह फैला है? नॉर्दर्न हिली एरिया या
उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र का जो क्षेत्र जिला मैं बता दिया था सरगुजा संभाग, तो सरगुजा संभाग में जितने ज़िले हैं वहाँ फैला हुआ है। लेकिन मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ के मैदान का, तो कौन कौन सी ज़िले में है? रायपुर मुख्यालय तो रायपुर होगा ही, बिलासपुर, इसके अलावा दुर्ग संभाग, ठीक है, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग संभाग तथा चरामा प्लस भानु प्रतापपुर, ये भी याद रखिएगा, चरामा प्लस भानु प्रतापपुर इन एरिया में फैला हुआ है, ठीक है ना। रायपुर संभाग, बस बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, इसके अलावा चरामा और भानु प्रताप एरिया में। तीसरा जो कृषि जलवायु प्रदेश है उसे बोला जाता है बस्तर का पठार, बस्तर प्लेटू, ठीक है, ये याद रखिएगा, बस्तर का पठार। अब इसका जो मुख्यालय है ये है जगदलपुर में। लगभग कितना एरिया में है? तो 28.62% भाग में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा की बात करें, औसत वार्षिक वर्षा की बात करें 152.1 सेंटीमीटर या 1521 mm, ठीक है। यहाँ पे जो फसल है, प्रमुख फसल में मुख्यतः यहाँ पे मोटे अनाज उगाए जाते हैं। स्टार्टिंग में बताया जो आपका उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में उसमें प्रमुख फसल था आपका बागवानी फसलें, ठीक है, सरगुजा संभाग में पूरा फैला हुआ है। सेकेंड में जो बताया छत्तीसगढ़ का मैदान, उस पर प्रमुखतः धान की खेती की जाती है। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर संभाग में फैला हुआ है, इसके अलावा चरामा और भानु प्रतापपुर में। तीसरा जो बस्तर का पठार है वहाँ पे जो फसल है मोटे फसल उगाए जाते हैं। और यह कहाँ फैला है? तो पूरे बस्तर संभाग के साथ कांकेर जिला भी बस्तर संभाग में ही आता है, तो अलग से देखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा नरहरपुर, अंतागढ़, पखांजूर, ठीक है, पंखाजूर नहीं, पखांजूर, कांकेर, नरहरपुर, कांकेर बस्तर संभाग के साथ है, कांकेर, नरहरपुर, अंतागढ़ और पखांजूर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कांकेर को अलग से लिखा, चूँकि यह बस्तर संभाग का हिस्सा है। इसका लिखने का कारण यह है, कांकेर को अलग लिखने का कारण, मेन रीज़न ये है कि कांकेर जिला का कुछ भाग कांकेर जिले के कुछ भागों में कृषि जलवायु की विशेषता के कारण, किसी जलवायु के विशेषता के आधार पर छत्तीसगढ़ मैदान में शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ मैदान जो जलवायु क्षेत्र है उसमें भी शामिल किया गया है। जैसे कि भानु प्रतापपुर में बोल दिया, कांकेर का भी एक हिस्सा है, शामिल है, ठीक है, ये याद रखिएगा। मतलब कांकेर जिला का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ के मैदान कृषि जलवायु प्रदेश में और कुछ हिस्सा बस्तर पठार कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चूँकि ये छत्तीसगढ़ की बात की है, छत्तीसगढ़ में 3 कृषि जलवायु क्षेत्र की बात की है, वही अगर मैं कुल भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करूं, भारत के कुल कृषि जलवायु क्षेत्र, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, कृषि जलवायु क्षेत्र में क्षेत्रों की संख्या जो है 15 है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में कितना है? मात्र 3 ही है। और यह छत्तीसगढ़ का जलवायु क्षेत्र, जो संपूर्ण तीनों जलवायु क्षेत्र है, भारत के पूर्वी पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र में, पूर्वी पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र जलवायु प्रदेश में शामिल किया गया है।
छत्तीसगढ़ के जलवायु क्षेत्र को भारत के पूर्वी पठारी एवं पर्वतीय क्षेत्र जलवायु क्षेत्र में शामिल किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 15 हैं। अब उस 15 में से एक जो है वो पूर्वी पठारी एवं पर्वतीय जलवायु क्षेत्र है, जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल किया गया है, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है। अब मैंने आपको वर्षा क्षेत्र बताया। यहाँ पे 124.15 है, यहाँ पे 122.51 है, यहाँ पे 152.1 सेंटीमीटर है। तो इन तीनों का कंपैरिजन कीजिए तो सबसे ज़्यादा बस्तर के मैदान में वर्षा हो रहा है, वार्षिक वर्षा, और सबसे कम छत्तीसगढ़ के मैदान में वर्षा हो रहा है। तो आप 2 फैक्ट्स और बना सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के मैदान में कम वर्षा, छत्तीसगढ़ का जो मैदान है, छत्तीसगढ़ का मैदान, आप इसको ऐसे याद रखिए, छत्तीसगढ़ का मैदान कम वर्षा प्राप्त कृषि जलवायु क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे 122.1 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है औसत। ठीक है ना। दूसरा चीज़, बस्तर का पठार सर्वाधिक वर्षा प्राप्त कृषि जलवायु क्षेत्र है। ये आपका कृषि जलवायु क्षेत्र कंप्लीट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। ठीक है। वो महत्वपूर्ण फैक्ट किससे रिलेटेड होगा? कुछ अनुसंधान केंद्र है, कुछ विकास निगम है, कुछ विकास अधिकरण है, इसके बारे में तो बताया ही हूँ। उसके साथ साथ कब बना, ठीक है, इसके बारे में भी मैंने बताया था। चलिए एक बार और देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कुल कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ में कुल कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या जो है 27 है, 27। ठीक है। छत्तीसगढ़ में कुल कृषि सूचना केंद्र की संख्या, कृषि सूचना केंद्र की संख्या जो है वो है 360। ठीक है, 360। लाभांडी रिसर्च फॉर्म रायपुर, लाभांडी रिसर्च फॉर्म कहाँ है? रायपुर में है, जिसकी स्थापना 1903 में हुआ। रायपुर लाभांडी नामक जगह है, वहाँ पे है। और इससे रिलेटेड एक चीज़ और याद रखिएगा, प्रदेश का जो सबसे पुराना कृषि अनुसंधान केंद्र है यही है। मतलब पूरे 27 कृषि अनुसंधान केंद्रों में सबसे पुराना की बात करूँ मैं तो लाभांडी रिसर्च फॉर्म रायपुर है। ठीक है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य संघ, ये सब देखने की जरूरत है। इससे पहले जो भी मैं बताया अनुसंधान केंद्र और कुछ संघ, कुछ विकास निगम है, सबके बारे में बता ही दिया हूँ। अब हम लोग पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में फसलों के विशेष किस्म। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अधिकतर क्वेश्चन इससे आता ही है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा गेहूं का, गेहूं में आपको 4 नाम बता रहा हूं, उनका नाम याद रखिएगा। ठीक है। इसमें क्या है, क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन सा किस्म गेहूं का है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा किस्म धान का है, ऐसा आ जाएगा। या फिर किस्म का ही नाम दे दिया रहेगा, क्वेश्चन में पूछेगा यह कौन सी सॉरी, जैसे कि मैं यहाँ पे सरबती लिख दिया, गेहूं का एक किस्म है सरबती, तो बोल देगा सरबती किस फसल का किस्म है। ठीक है ना, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। तो सरबती याद रखिएगा, गेहूं का एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। इसके अलावा बिलासा,
5005, ठीक है ना। तीसरा अरपा 503, ठीक है। चौथा रतन 5010। ये 4 किस्म आप याद रखिए। गेहूं का है सरबती, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता ही है। तो गेहूं का किस्म जो है वो सरबती, बिलासा 5005, अरपा 503, रतन 5010। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है धान। धान के जितने किस्म हैं सबका नाम मैं नहीं बता सकता, क्योंकि राज्य में धान की 20,000 से भी ज़्यादा किस्में पाई जाती है। लेकिन इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। इसमें एक याद रखिए आप, स्वर्णा। दूसरा IR 36, ये तो सुने ही होंगे आप लोग। IR 64, ठीक है। 3 हो गया। इसके अलावा कोई सा भी देवी देवताओं का नाम से रिलेटेड कोई फसल आए, ठीक है ना, तो आप समझ जाइएगा कि यह धान का ही किस्म है। जैसे कि अन्नदा, दुबराज, विष्णुभोग, अन्नराज, दुबराज, विष्णुभोग, महामाया, बमलेश्वरी, दंतेश्वरी, चंद्रहासनी, समलेश्वरी, महेश्वरी, पूर्णिमा, ये। इसके अलावा एक आप स्वर्णा याद रखिए, IR 36, IR 64, ठीक है ना। इतना बता दिया। इसके अलावा आपको जवा फूल, बहुत लोग जीरा फूल बोलते हैं, ठीक है। 15वां बादशाह भोग, 16वां क्रांति और 17वां जलदूबी। इतने किस्म धान के हैं। तो गेहूं में आपको 4 किस्म याद रखना, सरबती, बिलासा 5005, उसके बाद आपका अरपा 503, रतन 5010, ठीक है ना। धान में आपको स्वर्णा, IR 36, IR 64, अनंदा, ठीक है, अंदा, दुबराज, विष्णुभोग, महामाया, बमलेश्वरी, दंतेश्वरी, चंद्रहासनी, समलेश्वरी, महेश्वरी, पूर्णिमा, उसके अलावा जवाब फूल, बादशाह भोग, क्रांति और जलदूबी। ये धान की किस्में हो गई। उसके अलावा सोयाबीन सोयाबीन फसल की किस्में कौन कौन सी है, तो उसमें आप एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ दुर्गा, यहाँ पे धान की किस्में बोला था देवी देवताओं का नाम आएगा, भगवान का नाम आएगा, बट ये दुर्गा का आप याद रखिएगा, ये सोयाबीन की किस्में हैं। सोयाबीन के का किस्म है, धान की किस्म में आप राइट करके मत आ जाइएगा, इसका बस आप ध्यान रखिएगा। दूसरा NRC 37, तीसरा MACS 58, ये सोयाबीन का किस्म हो गया। उसके अलावा कुल्थी में आप K42, PDM 1 और BK1, ये याद रखिएगा। 3 किस्म कुल्थी का, K42, PDM 1 और BK1। उसके अलावा कोदो, GPU K3, KMY 20, IGK 3, इतना याद रखिएगा। और नेक्स्ट आप रागी फसल का याद रखिएगा 3, HR 374, YL 14, PES 400। ये जितने भी फसल है वो है। अब क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी एक धान का किस्म नहीं है, इसमें आपका नाम दे देगा एक स्वर्णा, ठीक है। IR 36, IR 64,
बिलासा 5005, तो आप बिलासा 5005 लगा सकते हो। अब पूछा बिलासा 5005 किसका एक प्रकार है, तो आप बता सकते हो गेहूं का। ठीक है, इसमें मुख्यतः ये और सोयाबीन का ये ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, ज़्यादातर तो गेहूं से ही पूछता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे कृषि का। नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक जो है वो है कृषि विभाग से संबंधित योजनाएं। कृषि विभाग से संबंधित योजनाएं, कुछ प्रमुख योजनाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। कुल 28 योजनाओं के बारे में मैं बारी बारी से बताऊंगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ बताऊंगा योजनाओं में, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उस चीज़ को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा टॉपिक बन जाएगा नहीं तो। पहला योजना सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार। सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना। सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना। कोई भी योजना हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले उद्देश्य उसका जरूर पढ़ेंगे। इसका उद्देश्य क्या था? सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना का उद्देश्य क्या था कि जो सिंचाई जल है, सिंचाई जल का बेहतर उपयोग, सिंचाई जल का बेहतर उपयोग करके नकदी फसलों को बढ़ावा देना। हाँ, तो हम लोग थे सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसका जो मेन उद्देश्य, मेन मोटिव था वो है सिंचाई जल का बेहतर उपयोग करके नकदी फसलों को बढ़ावा देना। ठीक है, अब नकदी फसल क्या होता है कि वैसी फसलें जिनको खाने के उद्देश्य से नहीं बनाया जाता, मतलब बेचने के उद्देश्य से उगाया जाता है, तो ऐसी फसलों को ही क्या कहा जाता है? नकदी फसलें कहा जाता है। और सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत और भी योजनाएं शामिल थी, उसका नाम याद रख लीजिए आप, इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो शामिल योजनाएं थी उनका नाम याद रखिए, बारी बारी से एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें योजना थी एक शाकंभरी योजना, दूसरा किसान समृद्धि योजना, शाकंभरी योजना, किसान समृद्धि योजना। तीसरा योजना जो था लघु सिंचाई किससे? नलकूप से, लघु सिंचाई या नलकूप योजना। ठीक है, चौथा योजना था वो लघुत्तम सिंचाई, किससे? तालाब से, लघुत्तम सिंचाई तालाब से, तो लघुत्तम सिंचाई तालाब योजना। ठीक है, ये इसकी प्रमुख योजनाएं थी। और भी थी, और भी में ये चार तो आप याद रखिए ही, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा और क्या रख सकते हैं? जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति विस्तार योजना के अंतर्गत, हरित क्रांति विस्तार योजना के अंतर्गत ठीक है, निर्मित तालाब एवं चेक डैम,
एवं चेक डैम। ठीक है, इसके अलावा छठवां, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत चेक डैम। और क्या था, टारगेटिंग राइस फेलो एरिया, टारगेटिंग राइस फेलो एरिया अंतर्गत चेक डैम। ठीक है, इसमें ये चार जो मैं बताई, इसमें जो शामिल चार योजनाएं स्टार्टिंग में का जो बताया वो इम्पोर्टेंट है। इसमें शाकंभरी योजना है, किसान समृद्धि योजना है, लघु सिंचाई नलकूप योजना, लघुत्तम सिंचाई तालाब योजना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सूक्ष्म सिंचाई योजना। सूक्ष्म सिंचाई योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो इसे 2013-14 में प्रारंभ किया गया था। अब इससे रिलेटेड दो ही चीज़ याद रखिएगा। एक इसका जो उद्देश्य था, इसका जो उद्देश्य था क्या था, प्रदेश के लघु सीमांत, प्रदेश के लघु सीमांत एवं अन्य कृषकों को, प्रदेश के लघु सीमांत एवं अन्य कृषकों को, लघु सब मैं बताया हूँ कि सीमांत क्या होता है, इम्पोर्टेंट भी था, मैं पढ़ाया भी था। ठीक है ना, एक मिनट, जोत का जो आकार बताया था वही है। ठीक है, तो प्रदेश के लघु सीमांत एवं अन्य कृषकों को स्प्रिंकलर जिसे फव्वारा भी कहा जाता है, फव्वारा, स्प्रिंकलर या फव्वारा प्रदान करना। क्यों? ताकि कम पानी का उपयोग कर अधिक क्षेत्र को सिंचित कर सके। सूक्ष्म सिंचाई योजना बोलने से भी मतलब वही है कि सिंचाई कम करना पड़े, पानी का कम यूज करना पड़े। तो लघु सीमांत और अन्य कृषकों को स्प्रिंकलर फव्वारा प्रदान करना ताकि कम पानी का उपयोग कर अधिक क्षेत्र को सिंचित कर सके, सिंचित किया जा सके। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा इसके अनुदान में पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, और तो कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं इसमें। अब यहाँ जो लागू कहाँ कहाँ हुआ था, तो समस्त जिलों में यहाँ लागू हुआ था, समस्त जिलों में, छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में यह योजना लागू हुआ था। तीसरा, सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना। तो हम लोग देख रहे थे सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना के बारे में। ठीक है, सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसका जो प्रारंभ यह हुआ 2020-21 कर लीजिएगा, 2020-21 में यह प्रारंभ हुआ। ठीक है ना, और इसके अंतर्गत 75 सूक्ष्म तथा 49 सोलर सूक्ष्म, 75 सूक्ष्म योजना तथा 49 सोलर सूक्ष्म योजना प्रस्तावित है। ठीक है, मतलब कुल टोटल कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 124 कुल टोटल योजनाएं प्रस्तावित है,
जिनमें से 33 योजना 124 में से जो 33 योजना है, 33 योजना की प्रशासकीय स्वीकृति हो चुकी है, प्रशासकीय स्वीकृति हो चुकी है। ठीक है, प्रशासकीय स्वीकृति हो चुकी है। अब इस 33 योजनाओं में जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति हो गई है, 14 सूक्ष्म सिंचाई योजना है और बाकी के 19 जो है वो सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना है जिसकी स्वीकृति हो चुकी है। इतना आप याद रखिएगा। अब इम्पॉर्टेंट योजना जिससे अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, शाकंभरी योजना, सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना जो था उसी का एक योजना है शाकंभरी योजना, जिसका आरंभ कब हुआ? सन 2005 में। बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है कि शाकंभरी योजना का शुभारंभ कब हुआ, तो सन 2005 में। इसका जो मेन मोटिव या उद्देश्य था, इसका मेन मोटिव या उद्देश्य था तो सिंचाई संसाधनों का विकास करना, सिंचाई संसाधनों का विकास करना इसका मेन मोटिव था। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसका जो लक्ष्य है वो क्या है? छोटे तथा सीमांत कृषकों, छोटे तथा सीमांत कृषकों के लाभार्थ सिंचाई हेतु छोटे तथा सीमांत कृषकों के लाभार्थ सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण एवं पंप प्रदान करना, कुओं का निर्माण एवं पंप प्रदान करना। और क्या हो गया? निजी स्रोतों से सिंचाई में वृद्धि, ठीक है। अब जो कुएं, इसका जो लक्ष्य है छोटे तथा सीमांत कृषकों है तो कुओं का निर्माण करना है, पंप प्रदान करना। तो ये जो कुएं निर्माण किए जाते हैं, जो कृषक की ज़मीन होती है उसी ज़मीन पे ही कुएं बनाए जाते हैं, ठीक है ना, और उन्हें पंप प्रदान करके सिंचाई की व्यवस्था कर दी जाती है। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि उनके निजी ज़मीन में निजी स्रोत से ही सिंचाई का वृद्धि करना इस योजना का लक्ष्य था, ठीक ना। और साथ में एक सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र का विस्तार, सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र का विस्तार। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके निजी ज़मीन में जब कुएं होंगे, पंप होंगे, बिजली की व्यवस्थाएं होंगी तो उनको फसलों हेतु जो सिंचाई करने की आवश्यकता होगी उसके लिए मानसून पर आधारित नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है, मानसून पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही साथ नदी तालाबों आदि से भी सिंचाई के लिए उनको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो एक सुनिश्चित सिंचाई का विस्तार करना भी इसका उद्देश्य था। अब जो ये पंप प्रदान करते हैं, ठीक है, पंप प्रदान जो करते उसमें ये कम्प्लीटली गवर्नमेंट इनको गवर्नमेंट जो है इनको फ्री में नहीं देती इस चीज़ को। और साथ ही जो कुएं का निर्माण होता है उसमें वो भी कम्प्लीटली फ्री में नहीं देता, जबकि कुछ छूट देता है उसमें, ठीक है। तो जब कुओं का निर्माण होता है, कुओं का निर्माण, तो कुओं का जो निर्माण है उसमें क्या छूट मिला?
50% की छूट, ठीक है। अधिकतम जो हो सकता है 22,500 रुपये, अधिकतम 22,500 रुपये का अनुदान या 50% का छूट। दूसरा, पंप प्रदाय में क्या है, इनको 0 से 5 HP का सबमर्सिबल, डीजल, पेट्रोल पंप खरीदने पर 75% का छूट ये गवर्नमेंट देगा, ठीक है। और जो कि अधिकतम 75% जो है अधिकतम 16,875 रुपये तक हो सकता है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं छूट मिलता। तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट योजना के बारे में शाकंभरी के बाद, वो है सूरज धारा योजना। इसका केवल उद्देश्य आप याद रखिए, उद्देश्य में इसका क्या है, बीज अदला बदली करना, बीज अदला बदली करना। कहने का मतलब क्या है, कृषकों के पास जो अलाभकारी बीज है उनके बदले में गवर्नमेंट उन्हें क्या लाभकारी फसल या उन्नत बीज प्रदान करेगा, ठीक है। ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके बारे में दो पॉइंट आप याद रखिएगा, 2 ही पॉइंट है। इसका शुभारंभ कब हुआ, ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसका जो आरंभ हुआ 2016-17 के खरीफ वर्ष में, 2016-17 के खरीफ वर्ष में इसका इस योजना का शुभारंभ हुआ। और फसल बीमा योजना का मेन मोटिव क्या था, किसानों को जोखिम से बचाव हेतु, मतलब किसान कोई किसान फसल उगाता है, किसी कारणवश उसकी फसलें खराब हो जाती है तो गवर्नमेंट उसकी लागत का भरपाई, पूरा तो नहीं बट कुछ लागत की भरपाई करता है, ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट, 7वां, किसान समृद्धि योजना। इसका केवल शुभारंभ देखिए कब हुआ था, यही पूछता है क्वेश्चन। इसके अलावा उद्देश्य तक नहीं पूछता है, फिर भी आप उद्देश्य याद रखिएगा। इसका जो मेन मोटिव था वो था जो वृष्टि छाया प्रदेश पढ़ाया था, वृष्टि छाया जिला जो मैं पढ़ाया हूँ, छत्तीसगढ़ के जो वृष्टि छाया जिला है, वृष्टि छाया जिलों में अकाल की स्थिति में, वृष्टि छाया जिलों में अकाल की स्थिति का निवारण हेतु, वृष्टि छाया जिलों में एक अकाल के स्थिति का निवारण हेतु नलकूप प्रदान, खनन करवाना और पंप प्रदान करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। इसका जो पहले नाम था इस योजना का, पूर्व नाम था, वो था इंदिरा खेत गंगा योजना, इंदिरा खेत गंगा योजना। नेक्स्ट जो है सौर सुजला योजना। नेक्स्ट योजना जो है वो है सौर सुजला योजना, सौर सुजला योजना, ठीक है। अब इसमें आप याद रखिएगा, इसका जो प्रारंभ हुआ, यह कब आरंभ हुआ या प्रारंभ हुआ, तो 1 नवंबर सन 2016 को इसका शुभारंभ हुआ
इसका जो उद्देश्य था, देखिए नाम से ही सौर का पता चल रहा है, सौर सुजला योजना, ठीक है ना। तो रियायती दरों पर किसानों को सोलर पंप प्रदान करना। सोलर पंप प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने या सोलर पंप प्रदान करना। और यह इसका संचालन जो है वो कौन कर रहा है? छत्तीसगढ़ में क्रेडा कर रहा है, छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण, इसका पूरा नाम है, ठीक है ना। क्रेडा का पूरा नाम क्या है? छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण, ठीक है। छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण। या छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। अब इसके किसको किसको ये सोलर पंप मिलना चाहिए रियायती दरों पर, उसका जो चयन कौन करता है? तो राज्य सरकार का जो कृषि विभाग है वो चयन करता है। और योजना में शामिल क्या है? तो बोरवेल और पंप प्रदान करता है, ठीक है। और इसका लक्ष्य था 31 मार्च 2019 तक संपूर्ण वितरण। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए, कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। इसका केवल आप मोटिव याद रखिएगा, उद्देश्य याद रखिए क्या है। तो इसका उद्देश्य जो था, कम पानी में अधिकाधिक क्षेत्रों को सिंचित करना, इसका मेन उद्देश्य था, मेन मोटिव था। नेक्स्ट 10वां पढ़ लीजिए आप, बीज बैंक योजना। इसका जो शुभारंभ था सन 2007 और 8 में हुआ, ठीक है। इसका जो मेन उद्देश्य था, किसानों का समग्र विकास, किसानों का समग्र विकास को बढ़ावा देना है, किसानों का समग्र विकास, ठीक है। इसके अलावा और योजनाएं हैं, किसान मितान योजना, सुराजी ग्राम योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषक जीवन ज्योति योजना, कृषि यांत्रिकरण एवं सबमिशन योजना, किसान कॉल सेंटर, मुख्यमंत्री अन्न सहायता योजना, किसान शॉपिंग मॉल के बारे में पढ़ लेंगे, नीली क्रांति योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम के नाम से जाना जाता है इसलिए, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ग्रामोत्थान योजना, जैविक खेती योजना, प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, आदर्श मंडी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, निरांचल योजना, मधुर गुड़ योजना, ठीक है। नरवा गरुआ घुड़वा बाड़ी, ठीक है, सुराजी ग्राम योजना का ही स्लोगन है, याद रखिएगा। तो इससे आगे की जितनी भी योजनाएं हैं हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।